हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जस्ट रॉक क्लासेस। कैसे हैं आप सब। एलटी ग्रेड प्रिपरेशन की जो सीरीज चल रही है उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो आपको पता ही होगा। वो हमारा टॉपिक है पर्सी बायसेस शेली। हमने इसके बारे में बात की थी और इनके बारे में आपको बता दूं कि ये एक सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट थे। ये एक रोमांटिक पोइट थे लेकिन सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट थे। मैं आपको बता दूं सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट के अंतर्गत जो है आते हैं बायरन, शेले एंड कीट्स। ठीक है, ये आते हैं और सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ मैं आपको इनकी आज बायोग्राफी इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में बताने वाली हूँ। इनके फैमिली और कई मेन टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके और उसका आप पूरा का पूरा लाभ उठा सको। ठीक है दोस्तों, अपनी जो टॉपिक है उसमें आगे बढ़ते हैं। शेली का जो जन्म हुआ था, इनका पूरा नाम पर्सी बायसेस शेली था। ठीक है, इनको पीबी शेली नाम से जाना जाता है। 1792 में इनका जन्म हुआ था, 1792 में। ठीक है, 4 अगस्त 1792 एट फील्ड प्लेस नियर होशाम, वेस्ट सुसेक्स, इंग्लैंड। ये इंग्लैंड की में इनका जन्म हुआ है। उसके बाद में जब इनकी डेथ हुई थी अपने जन्म से एक महीने पहले, 8 जुलाई 1822। 8 जुलाई 1822 ऑन द गल्फ ऑफ स्पेज। गल्फ ऑफ स्पेज एक खाड़ी है, उसका नाम है। ठीक है, इनकी जो मौत हुई थी वो डूबने से हुई थी। इनके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो द ओल्डेस्ट लेजिमेंट सन ऑफ सर टिमोथी शेली, a wing member of parliament for Horsham, and his wife Elizabeth Pilford, a Sussex landowner। देखिए, ये काफ़ी जाने माने परिवार में इनका जन्म होता है और जो इनके पिता थे वो सांसद थे। ठीक है, उनका नाम सर टिमोथी शेली था और ये एक विंग मेंबर थे पार्लियामेंट के होरशाम में। और इनकी जो मदर थी एलिजाबेथ पिलफोर्ड उनका नाम था और वो स्यूसेक्स की एक लैंड ओनर थी। ठीक है, स्यूसेक्स की एक लैंड ओनर थी। ये काफ़ी अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। इनकी एजुकेशन की अगर बात करें तो इन 1802 ही एंटर्ड द सियोन हाउस एकेडमी ऑफ ब्रेंटफोर्ड, मिडिल सेक्स। ठीक है, मिडिल सेक्स में क्या था, एक कॉलेज था सियोन हाउस एकेडमी फॉर ऑफ ब्रेंटफोर्ड में इनकी एंट्री होती है। इनका जो है दाखिला दिलाया जाता है। इन 1804 शेली एंटर्ड एटन कॉलेज वेयर ही एक्वायर्ड द निक नेम मैड शेली। देखिए, इनको मैड शेली जो है नाम दिया जाता है और मैड शेली नाम से काफ़ी फेमस भी हुए थे। मैड शेली इनको कहा जाता है इनके एक्सेंट्रिक व्यूज़, मतलब एक एक्सेंट्रिक थे, ये सनकी थे थोड़े से। ठीक है, ये कहा जाता है कि इनके जो व्यू आइडियाज़ थे वो कुछ अलग तरीके थे, तो इनकी सनक थी। इसीलिए इन्हें जो क्या हुआ था, इनके स्कूल से भी निकाल दिया गया था, ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था। ऑन 10 अप्रैल 1810 ही मैट्रिकुलेटेड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। इनकी अगर स्पाउस की बात करें, इनकी वाइफ की बात करें तो ये हैरेट वेस्ट ब्रूक इनकी वाइफ थी। इनसे इन्होंने तब शादी की थी जब इनकी उम्र 19 साल की थी और उस समय जो हैरेट वेस्ट ब्रूक थी इनकी उम्र 16 साल की थी। ठीक है दोस्तों, हैरेस्ट उस समय 16 साल की थी और जो सेले हैं वो थे 19 साल के जब उनसे उनकी शादी होती है। और शादी के कुछ ही सालों बाद इनकी मुलाकात होती है मैरी गॉडविन से। गॉडविन से जब इनकी मुलाकात हुई थी, इनसे तो ये इनके पिता जो थे ये उनके पॉलिटिकल आइडिया से काफ़ी प्रभावित थे। जो मिस्टर गॉडविन थे वो एक पॉलिटिशियन थे और ये उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। और मैं आपको बता दूं कि क्वीन मैव जो उनकी एक लॉन्ग पोएम है, क्वीन मैव नाम से काफ़ी फेमस है। इसे फर्स्ट लार्ज एलिग्रिकल पोएम भी कहा जाता है। वो इन्हीं के आइडिया से जो प्रभावित थी, इनके जो मैरी गॉडविन के फादर थे मिस्टर गॉडविन, उन्हीं के विचार से वो प्रभावित थी। ठीक है दोस्तों, इनकी अगर लाइफ की बात करें तो
सेले वन ऑफ द रोमांटिक पोइट ऑफ यंगर जनरेशन के जो रोमांटिक पोइट्स थे ये उन्हीं में से एक थे, एंड इज़ नोन फॉर हिज लिरिक्स एंड रिवोल्यूशनरी स्पिरिट के लिए काफ़ी जाने जाते थे। कहा जाता है कि उनके अंदर एक जो उनकी भावना होती थी वो क्रांतिकारी भावना होती थी, और उनकी जो वर्क थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करने वाले थे। इन 1804 ही बिगन हिज स्टडीज़ एट एटन कॉलेज, द बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल। इन्हें 1804 में इन्हें सबसे पहले जब स्कूल में डाला गया, दाखिला हुआ था इनका, तो ईटन कॉलेज में इनको जो है एक बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल था, वहाँ इनका दाखिला कराया जाता है। ही वॉज मर्सिलेसली बुलेड बाय द क्लासमेट्स फॉर हिज एक्सेंट्रिक वेज एंड डेंटी अपीयरेंस। ठीक है, वहाँ जो इनके क्लासमेट थे वो इन्हें जो बुलेट करते थे, वो इनके सनकी व्यवहार के कारण, इनके जो तौर तरीके होते थे उनके कारण, और इन्हें मैड सेले नाम भी दिया गया था। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, ऑन 10 अप्रैल 1810 ही एनरोल्ड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। उसके बाद में इन्होंने जो एंट्री की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में, ही वॉज इनडिफरेंट टूवर्ड हिज स्टडीज़। वो अपनी जो स्टडीज़ थी उनके थोड़ा सा मतलब एक तरह से हटकर थे, उनके विचार थोड़े अपनी स्टडी से अलग थे, एंड बैरली अटेंडेड क्लास। मुश्किल से ही वो क्लास अटेंड करते थे। वो उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, वो एक अलग तरह के इंसान थे, और वहाँ पर जो किताबें होती थी वो उनमें वो तर्क ढूंढते रहते थे। ठीक है, उनके कुछ विचार सनकी थे, तो वो बहुत कम क्लास अटेंड करते थे क्योंकि वो उन्हें समझ में नहीं आती थी। वो कहते थे कि ये जो पढ़ाया जा रहा है वो हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे अलग है। Instead, he wrote his first novel जेस्ट्रोजी एंड बुक्स ऑफ सजेस्टिव पोएट्री। सबसे पहले जो इनका फर्स्ट नोवेल आया था वो आया था जेस्ट्रोजी। देखिए, नोट कर लीजिए, फर्स्ट नोवेल है जेस्ट्रोजी, जो 1811 में आया था। ठीक है, 1811 में इनका फर्स्ट नोवेल आया था जेस्ट्रोजी। जेस्ट्रोजी 1810 में आया था, सॉरी 1810 में जेस्ट्रोजी आता है, और ये इनका फर्स्ट नोवेल था, एंड बुक्स ऑफ सजेस्टिव पोएट्री। उसके बाद में इनका सेकंड वर्क आता है 1811 में। 10 में जेस्ट्रोजी आता है, 11 में आता है आपको हिज पब्लिश्ड हिज सेकंड गॉथिक नोवेल एस्टीरियन। देखिए, एस्टीरियन और द रोसी क्रूसियन, ये इसका सेकंड नेम है, एक तरह से सब टाइटल था रोसी क्रूसियन। ठीक है, एंड पैम्फलेट कॉल्ड द नेसेसिटी ऑफ एंथीज्म। देखिए, नेसेसिटी ऑफ एंथीज्म के बारे में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इनका फेमस रहा और विवाद में भी रहा। इसी के कारण इसी पैम्फलेट, ये द नेसेसिटी ऑफ एंथीज्म एक पैम्फलेट था जिसको लिखने के कारण इनको ऑक्सफोर्ड कॉलेज से निकाल दिया गया था, और साथ ही इनके एक दोस्त थे हॉग, उनको भी इनके कारण निकाल दिया गया, क्योंकि जो उस समय इनके डीन थे, इनके यूनिवर्सिटी के डीन थे जॉर्ज राउले, तो वो उन्हें ये पसंद नहीं आई थी द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, क्योंकि उस समय क्या था, वो ईसाई धर्म को मानने वाले थे, तो ये जो पैम्फलेट था नेसेसिटी ऑफ एथिज्म इसके खिलाफ था, धर्म के खिलाफ था, तो वो उसका विरोध करते हैं यूनिवर्सिटी वाले, और उन्हें ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया जाता है। ऑन हिज रिफ्यूजल टू रेपुडिएट द ऑथरशिप ऑफ द पैम्फलेट, it was expelled by Dean George Rowley from Oxford on 25 March 1811 along with his friend Hogg। ठीक है, तो इन्हें कब निकाला गया था, 25 मार्च 1811 को इन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाता है। डीन जो यूनिवर्सिटी के डीन थे राउले, वो इन्हें निकाल देते हैं, और साथ ही साथ इनके दोस्त जो थे होग, उन्हें भी जो है निष्कासित कर दिया जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी से। 4 months later, being expelled on 28 August 1811, the 19-year-old Sally eloped to Scotland with his 16 years old Harriet Westbrook। उसके बाद में क्या होता है, इनकी मुलाकात हुई थी वेस्ट ब्रुक से, ये इनकी बचपन की दोस्त थी। जब ये कॉलेज से निकाल दिया जाता है उसके 4 साल बाद, 4 महीने बाद ही क्या होता है, 4 महीने बाद ही ये भाग जाते हैं एक लड़की को लेकर जो 16 साल की होती है, हैरियट वेस्ट ब्रुक, स्कॉटलैंड भाग जाते हैं उसके साथ में, जब इनकी उम्र 19 वर्ष की थी। 19 वर्ष की शादी 19 वर्ष की उम्र में ये हैरियट से जो है शादी कर लेते हैं। 28 अगस्त 1811 को ये उसके साथ स्कॉटलैंड चले गए थे। In 1813, he self-published the long poem Queen Mab. The poem is an allegory for his political ideas। 1813 में इन्होंने वर्क आता है क्वीन मैब। ठीक है, क्वीन मैब क्या थी, एक एलिगरी है, और फॉर हिज पॉलिटिकल आइडियाज़। इन
In 1814, he visited the home of the anarchist political philosopher William Godwin. देखिए यहाँ जो 1814 में, देखिए 11 में तो ये चले जाते हैं हैरिट के साथ में, उससे शादी कर लेते हैं, लेकिन 14 में क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल फिलोसोफर विलियम गॉडविन से मिलते हैं, whose ideas he admired, जिनके जो विचार थे इन्हें काफ़ी पसंद आते हैं. देयर ही मीट गॉडविन से 16 years old डॉटर मैरी. और यही क्या होता है, अ, अपनी शादी के 3 साल बाद में इनका अफेयर शुरू हो जाता है गॉडविन की जो लड़की थी 16 साल की उससे. दो हैरिट वॉज एक्सपेक्टिंग देयर सेकेंड चाइल्ड, ही एंड मैरी फेल इन लव. जब जो हैरिट होती है वो प्रेग्नेंट होती है, तभी जो सैले होता है और मैरी है, इन दोनों की, ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूब जाते हैं, जिसके कारण जब ये हैरिट को पता चलता है वो काफ़ी परेशान हो जाती है. इन जुलाई 1814 ही एंड मैरी गॉडविन एलोप्ड टू यूरोप. और अपनी शादी के 3 साल बाद में, देखिए ये इंसान पहले तो अपनी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी हैरिट, उसके साथ भाग जाता है स्कॉटलैंड 1811 में, और फिर उससे शादी कर लेता है. और 1814 में, ठीक 3 साल बाद में, वो क्या करता है, जुलाई 1814 में वो मैरी गॉडविन के साथ में यूरोप चला जाता है, accompanied बाय गॉडविन स्टेप सिस्टर क्लेयरमोंट. ठीक है, और उसे उसके साथ ही वो उसकी जो बहन होती है उसे भी अपने साथ ले जाता है, क्लेयरमेंट को. ठीक है, दे दे स्पेंड 6 वीक टूरिंग द कॉन्टिनेंट. और 6 हफ्तों तक वो कॉन्टिनेंट का टूर करते रहते हैं, जो ये ध्रुव होते हैं उन पर घूमते रहते हैं. ऑन 10 दिसंबर 1816 द बॉडी ऑफ सेलिस estranged wife Harriet was found in an advanced stage of pregnancy, drawn in the serpentine in serpentine. तो क्या होता है, सर्पेंटाइन एक लेक है, और उसके पार्क में, वहाँ पास में एक पार्क होता है, तो वो लेक में जो है इनकी जो वाइफ होती थी हैरिट, उसकी बॉडी मिलती है. हैरिट की बॉडी मिलती है इन्हें ऑन 10 दिसंबर 1816 में. और उस समय जो वो प्रेग्नेंट थी, तो उसकी जो हाईएस्ट स्टेज चल रही थी, प्रेगनेंसी की हाई स्टेज चल रही थी उस दौरान. तभी वो अपने पति और मैरी के जो अफेयर है उससे परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है. उसके बाद में क्या होता है, On 30 December 1816, barely 3 weeks after Harriet's body was recovered, Sally and Mary Godwin were married. देखिए क्या हुआ, 3 दिसंबर 1816, जब हैरिट की डेथ होती है, हैरिट और उसके जो पेट में बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है, और उसके 3 हफ्ते बाद ही क्या होता है, सैले और मैरी शादी कर लेते हैं एक दूसरे से. 8 जुलाई 1822 में, less than a month before his 30th birthday, Sally drowned in a sudden storm on the Gulf of Spezia while returning from Leghorn, Livorno to Lerici in his sailing boat the Juan. ठीक है, 8 जुलाई 1822 को अपने जन्म 30वें जन्मदिन से एक महीना पहले ही सैले की डेथ हो जाती है, अचानक से तूफान आने के कारण. गल्फ की जो स्पेजिया होती है उसमें अचानक से तूफान आ जाता है, और जिसके कारण इनकी डूबने से मृत्यु हो जाती है. वाइल रिटर्निंग फ्रॉम लेगॉन, जब ये लेगॉन से वापस आ रहे थे, टू लैरिसी इन हिज सेलिंग बोट. और जो सेलिंग बोट थी उसका नाम क्या था, डॉन जुआन. कई बार, एक बार आपको बता दूं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब सैले की बोट डूब जाती है तो उस बोट का नाम क्या था, जहाँ जिससे डूबकर सैले की मौत हुई थी. हिज बॉडी वॉज क्रीमेंटेड ऑन द बीच नियर विगैरिगो. ठीक है, विगैरिगो में जो है इसके बीच पर उनका क्रीमेंटेड किया जाता है. वाइल कंपोजिंग द फॉलोइंग वर्क, सेलेस हैड द पेटरलू मैस्कैरे ऑन अगस्त 1819 in mind, the mask of anarchy, Prometheus Unbound, England in 1819 and O to the West. असल में क्या होता है, जब इनकी डेथ होती है तो मैं आपको बता दूं ये काफ़ी भयानक दृश्य था जो उस दौरान सामने आया. कहा गया था कि जब हैरिट की डेथ होती है तो प्रेग्नेंट थी, उसकी डूबने से मौत होती है, और उसी के जो श्राप के कारण जो सैले था उसकी भी डेथ जो है डूबने के कारण हुई थी. और जब इनकी बॉडी बरामद हुई, जब इनका शव बरामद हुआ, तो इनके हाथ और चेहरे जो थे वो बुरी तरह से जानवर ने खा लिए थे.
इनके पहचान जो हुई थी वो इनके कपड़ों से हुई थी, और इनके जो जेब में जो सामान मिला था उनसे इनकी पहचान हुई थी। इनकी बॉडी को जो है समुद्री जो जानवर थे उन्होंने खा लिया था। जब ये गए हुए थे स्पेस डे पर, वहाँ इनकी मुलाकात हुई थी एक नेवी ऑफिसर एडवर्ड विलियम और उनकी वाइफ जेन जेम्स विलियम से। ठीक है, तो उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने कई वो काफ़ी जैन विलियम काफ़ी सुंदर थी, उसी की अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल थी वो, उसी को देखकर उन्होंने कुछ पोएम्स लिखी थी, जिनमें से एक है द लिब्रन। ठीक है, काफ़ी पोएम्स उन्होंने लिखी थी। और मैं आपको बता दूं कि जब 10 दिसंबर 1816 को हैरिट की जो वाइफ थी उसकी डेथ हुई, तो उनका जो बॉडी बरामद हुई थी सर्पेंटाइन लेक से बरामद हुई थी, और उस जो पार्क था वो था हाइडी पार्क, लंदन। ठीक है, और 30 दिसंबर 1816 को 3 हफ्तों बाद जो इनकी बॉडी को बरामद किया गया था। ये पूछा भी गया था कि जो हेरिट की बॉडी बरामद हुई थी वो कितने दिन बाद हुई थी, तो मुश्किल से 3 हफ्ते बाद में जो है इनकी बॉडी बरामद हुई थी। और जब इनको इनका लास्ट मतलब एक तरह से इनको संस्कार किया गया था, तो उस दौरान इनके जो दोस्त थे वो 3 दोस्त इनके साथ में थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक इनका लाइफ स्केच था। अब इनके इम्पोर्टेंट वर्क, इनके मेजर वर्क की बात करें तो आपको पता ही होगा 1810 में इनका वर्क आया था द वैंडरिंग जू, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ था। वो पब्लिश हुआ था 1877 में। 1810 के बाद में जो इनका इनका वर्क लिखा गया था वो था द वैंडरिंग जू, और वो पब्लिश हुआ था 1877 में। इनका फर्स्ट जो नोवेल था वो था जेस्ट्रोजी जेस्ट्रोजी। ठीक है, 1810 में इनका एक वर्क आया था ओरिजिनल पोएट्री बाय विक्टर एंड कैजारी। नेक्स्ट इनका वर्क था 1810 में पोस्थ्यूमस फ्रेगमेंट ऑफ मार्गरेट निकोलसन, being poems found amongst the papers of of that Norse female who attempted the life of the king in 1786। 11 में ये इनके वर्क थे, ये 10 में आए थे। 10 में कौन कौन से आए थे? वेंडरिंग, जेस्ट्रोजी, विक्टर एंड कैजारे और मार्गरेट निकोलसन। आप इन्हें इस तरह से याद कर सकते हैं, द वेंडरिंग, जेस्ट्रोजी, विक्टर एंड कजारे, मार्गरेट निकोलसन। 11 में इनका जो वर्क आए थे वो था एस.टी. इरविन और द रोसी क्रूसिन। ये काफ़ी फेमस वर्क था। नेक्स्ट जो वर्क था एक पैम्फलेट था नेसेसिटी ऑफ एंथीज्म। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसी की वजह से ऑक्सफोर्ड से यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए थे। फिर ये 2 वर्क इनके 11 में आए थे, कौन से? एस.टी. इरविन और द रोसिक्रूशन। सेकंड था द नेसेसिटी ऑफ एंथीज्म। कि एक बार ये पूछा भी गया था नेसेसिटी ऑफ एंथीज्म क्या है, तो ये एक पैम्फलेट है। नेक्स्ट वर्क है इनका द डेविल्स वॉक अ बैलेड। ये 12 में आया था। 13 में आया था क्वीन मैब अ फिलोसफिकल पोएम। ठीक है, एंड जो इसके आइडियाज़ थे वो क्या थे? पॉलिटिकल आइडियाज़ से प्रेरित थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट और नाम आपको याद होना चाहिए। ऑन 1814 द रिफ्यूटेशन ऑफ देism इन अ डायलॉग। 15 में आता है अलास्टर। अलास्टर इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इसका सब टाइटल है। देखिए इसमें द क्वीन मैब आई थी 13 में, 15 में आई थी अलास्टर, ये इंपॉर्टेंट है। 11 में आपकी आती है नेसेसिटी ऑफ एंथिज्म, 13 में क्वीन मैब, और 15 में आती है अलास्टर। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों का ध्यान रखिएगा। 15 में एक नेक्स्ट वर्क आया था वॉल्फस्टेन और द मिस्टीरियस बैंडेड चैप बुक। 16 में आई इनकी जो वर्क था वो था द डेमन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है 16 में मॉन्ट ब्लैंक हमन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। हमन टू इंटेलेक्चुअल की ब्यूटी की अगर बात करें तो ये काफ़ी फेमस वर्क है और कई बार इसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, हमन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो देखिए सभी है, क्योंकि आजकल पूछा जाता है कि कौन सा वर्क किसका है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है 1813 में आया हुआ क्वीन मैब, 15 में आया हुआ अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, 17 में हमन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। नेक्स्ट वर्क है 1817 में लायोन एंड सिंथना। लायोन एंड सिंथना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सेकंड सब टाइटल है द रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी। ये 19वीं शताब्दी का जो एक तरह से एटमॉस्फेयर था वहाँ का, सामाजिक और एक तरह से राजनीतिक जो बायो एक तरह से देखा जाए जो उस समय का था हिसाब,
वो सब इसमें दिखाया गया है कि किस तरह के जो उस समय था वो कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी वहाँ की, कैसी सामाजिक व्यवस्था थी, वो उसमें दर्शाई गई है। लायन एंड सिंथना में वहाँ की लोगों की सोच कैसी थी। ठीक है। 1817 में आता है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, अ पोएम इन 12 कैंटोस। 1817 में द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, अ पोएम इन 12 कैंटोस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लियोन एंड सिंथना 17 में, और 17 में आई थी द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। 17 में एक वर्क इनका और आया था 1817 में, हिस्ट्री ऑफ 6 वीक्स टूर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड हॉलैंड विद मैरे सेले। ठीक है। मैरे सेले आपको मैं बता दूं इनकी बहन है, मैरे सेले इनकी बहन भी है। और बाद में मैरे सेले शादी होने के बाद में जो मैरी गॉडविन थी वो भी मैरे सेले कहलाई थी। हिस्ट्री ऑफ 6 वीक, तो 6 हफ्तों का टूर किसके साथ किया था इन्होंने? 6 हफ्तों का टूर इन्होंने मैरी गॉडविन के साथ किया था, जो वो बाद में शादी होने के बाद में क्या कहलाई थी? मैरी सैली कहलाई थी। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम भी मैरी शैले था। ठीक है। ये किसके साथ में किया था? क्लेयर क्लेमाउंट के साथ में और मैरी सैली गॉडविन के साथ में इनका जो है ये घूमने गए थे 4 कॉन्टिनेंट पर। जब घूम रहे थे तो ये 4 देशों का इन्होंने यात्रा की थी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और हॉलैंड। 1818 में आता है ओजीमेंडियास। ओजीमेंडियास क्या है? एक सोनेट है, 14 लाइन का है। और ये जो है आपको मैं बता दूं ये इटालियन सोनेट है जिसमें आपको ऑक्टेव और सेस्टेट देखने को मिलेगा। ओजीमेंडिस एक पुराने, आपको बता दूं एक पुरानी इमारत है, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है। एक पहले बना देते थे ना, एक स्टैचू बना देते थे उसी का, एक राजा का स्टैचू है, उसके बारे में बात की गई है सोनेट में। 1818 में आता है द बैंक्वेट, द सिम्पोजियम, द प्लेटो, ट्रांसलेशन फ्रॉम गीक इनटू इंग्लिश। 18 में आती है फ्रैंकेस्टाइन। फ्रैंकेस्टाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द मॉडर्न प्रोमीथियस, प्रीफेस। ठीक है। 1818 में आई थी रोजालैंड एंड हेलन, अ मॉडर्न एक्लोग। 1818 में एक नेक्स्ट वर्क आया था, लाइन रिटन अमंग द यूजियन हिल, अक्टूबर 1818। 1819 में आता है सिंसई, अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट के तीनों वर्क 1819 के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द सिंसी, अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट, और टू द वेस्ट विंड, द मास्क ऑफ एनार्की। ठीक है। अगर यहाँ की हम बात करें तो इसमें मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 1817 में आया हुआ हमन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। 17 में 3 वर्क आए हैं, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। एक तो हमन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, लायन एंड सिंथना, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। उसके बाद में 18 में आया ओजीमेंडीज, इम्पोर्टेंट है। 18 में आया हुआ फ्रैंकेस्टीन, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो 19 में वर्क आया है द सिंसी, अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट, और टू द वेस्ट विंड, द मास्क ऑफ एनार्की, इम्पोर्टेंट वर्क। इसी के साथ ही हमारे जो है टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे कुछ नए टॉपिक के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी, तो जब तक आप मेरा जो चैनल है वो देखते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें थोड़ा सा रेस्पॉन्स मिले तो हम भी आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में।